प्यारी बहनों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही मुंह से आने वाली बदबू के कारण आप किसी के सामने खुलकर बात करने से हिचकिचाने लगती हैं? या फिर सुबह ब्रश करते समय थूक के साथ थोड़ा सा खून दिखाई देता है? कभी बिना किसी वजह के मुंह में दर्दनाक छाले हो जाते हैं, और कभी-कभी गर्म चाय, ठंडा पानी या मीठी चीज खाते ही दांतों में ऐसी तेज झंझनाहट उठती है कि पूरा सिर तक सुन्न सा महसूस होने लगता है। और जब आप आईने में अपने दांतों को ध्यान से देखती हैं, तो मसूड़ों के पास जमी हुई वो जिद्दी पीली परत, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी ब्रश पूरी तरह साफ नहीं कर पाता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आज की ये विशेष वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्रस्थान द्वितीय अध्याय दिनचर्या में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दांतों, जीभ और मुख की शुद्धि का नियम पूर्वक पालन करता है, उसका मुख केवल स्वच्छ ही नहीं रहता, बल्कि अनेक मुख रोगों से भी उसकी रक्षा होती है। इसीलिए आयुर्वेद में सुबह उठने के बाद सबसे पहले दंत धावन, जीवा निर्लेखन और गंडूश करने का विधान बताया गया है। अर्थात आज जिसे आधुनिक विज्ञान ओरल हाइजीन कहता है, उसका संपूर्ण विज्ञान हमारे ऋषि मुनि लगभग 5000 वर्ष पहले ही बता चुके थे। लेकिन आज हम में से अधिकांश लोग केवल 2 मिनट ब्रश करके ये मान लेते हैं कि हमारे दांत पूरी तरह साफ हो गए, जबकि आयुर्वेद कहता है कि यदि मुख की देखभाल सही विधि से न की जाए तो धीरे धीरे मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, दांतों पर मैल जमने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, बार बार छाले होने लगते हैं और समय के साथ दांत भी कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको अष्टांग हृदयम में वर्णित दंत स्वास्थ्य के वो दिव्य 9 सूत्र बताने वाला हूं, जो सदियों से आयुर्वेद में मुख और दंत स्वास्थ्य की दिनचर्या का आधार माने गए हैं। ये केवल साधारण घरेलू नुस्खे नहीं हैं, बल्कि वे आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य दांतों को केवल साफ करना नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और स्वाभाविक रूप से सुंदर बनाए रखना है। बहनों, अगर आपके दांत पीले पड़ रहे हैं, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से दुर्गंध आती है, बार बार छाले हो जाते हैं, ठंडा गरम लगता है, कैविटी बनने लगी है, या आप चाहती हैं कि बढ़ती उम्र के बाद भी आपकी मुस्कान मोतियों की तरह चमकती रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ बहनों, इनमें से कई सूत्र इतने सरल हैं कि इन्हें अपनाने के लिए ना किसी महंगे टूथपेस्ट की जरूरत है, ना किसी महंगे ट्रीटमेंट की। बस सही जानकारी और सही दिनचर्या की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इन 9 आयुर्वेदिक दंत स्वास्थ्य सूत्रों को अपनी जीवन का हिस्सा बना लेंगी, तो लोग केवल आपकी मुस्कान की तारीफ ही नहीं करेंगे, बल्कि आपसे ये भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे दांत इतने साफ, स्वस्थ और प्राकृतिक रूप से चमकदार हैं। तो आइए बहनों, अष्टांग हृदयम के अमूल्य ज्ञान की ओर चलते हैं और जानते हैं वे 9 प्राचीन दंत स्वास्थ्य सूत्र, जो आज भी उतने ही प्रभावी और प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ये पता चल जाए कि दांतों की अधिकांश समस्याओं का कारण आपका टूथपेस्ट नहीं, बल्कि उन्हें साफ करने का गलत तरीका है। बहनों, सबसे पहले एक चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 95% महिलाएं और पुरुष दांतों या मसूड़ों की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय महिलाएं तो खासकर अपनी ओरल प्रॉब्लम्स को बहुत हल्के में लेती हैं या पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं। ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं, अरे दांत ही तो हैं, थोड़े पीले हैं तो क्या हुआ, दर्द होगा तो कोई पेन किलर खा लूंगी या डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपका सबसे बड़ा गहना है। हाँ बहनों, जब एक महिला खुलकर मुस्कुराती है तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर दांत पीले पड़ने लगे, मसूड़ों से खून आने लगे, मुंह से बदबू आने लगे, या बात करते समय बार बार अपना मुंह छिपाना पड़े, तो सबसे पहले उसकी मुस्कान का आत्मविश्वास खो जाता है। बहनों, कई इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि हम भारतीय अपने पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जिस चीज को इग्नोर करते हैं, वो है हमारी ओरल हेल्थ, यानी हमारे मुंह और दांतों की सफाई।
और इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज हर दूसरे इंसान के मुंह से बदबू आना, कैविटी होना, दांतों में कीड़े लगना, बार बार छाले होना, दांतों का पीला पड़ना एक आम बात हो गई है। और कई बार तो नौबत यहां तक आ जाती है कि कम उम्र में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय में साफ लिखा है कि हमारा मुख हमारे पूरे शरीर का महाद्वार है, यानी वो मुख्य दरवाजा जो बताता है कि आपके पेट की अग्नि कैसी है, आपके खून की शुद्धि कैसी है, यहां तक कि आपके हृदय की सेहत कैसी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसका सीधा संबंध आपका मुंह से है। बहनों, आपने देखा होगा जब भी आप किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाती हैं तो वे अक्सर सबसे पहले आपकी जीभ, मसूड़ों और मुख की स्थिति को ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंदे बैक्टीरिया आपके मुंह में पल रहे हैं वे थूक और खाने के जरिए धीरे धीरे आपके पेट और गर्भाशय तक पर असर डालते हैं। इसलिए अपनी ओरल हेल्थ को नजरअंदाज करना बंद कीजिए, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम्स सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पर असर डालती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, स्वस्थ मुस्कान की शुरुआत केवल अच्छे टूथपेस्ट से नहीं बल्कि सही दिनचर्या से होती है। अब मैं आपसे एक ऐसी बात पूछना चाहता हूं जिसके बारे में शायद आपने आज तक कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करती हैं? ब्रश और टूथपेस्ट। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से ये प्रश्न पूछा है कि आप जिस टूथपेस्ट का रोज इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो वास्तव में आपके दांतों की जरूरत के अनुसार है, या फिर आप केवल विज्ञापनों पर भरोसा करके उसे वर्षों से इस्तेमाल करती चली आ रही हैं? बहनों, आज बाजार में मिलने वाले अधिकांश टूथपेस्ट 60, 80, 100 या उससे भी अधिक कीमत में बिकते हैं। अगर उनका प्रति किलो मूल्य निकाला जाए तो कई बार वो 600 से 1000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाता है। और लगभग इसी मूल्य में हमारे देश में शुद्ध गाय का घी भी मिलता है, जिसे खाने में अक्सर आप कंजूसी करती हैं। लेकिन वही 800 रुपये किलो का केमिकल वाला पेस्ट आप रोज सुबह अपने दांतों पर रगड़ती हैं और फिर उसे थूक देती हैं। जरा सोचिए, जिस शुद्ध देसी घी को खरीदने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, उसी कीमत के आसपास हम एक ऐसा उत्पाद रोज खरीदते हैं जिसे कुछ ही मिनट बाद थूक देना होता है। अब जरा इसे थोड़ा और गहराई से समझो। अगर एक व्यक्ति रोज सुबह ब्रश करता है तो वो एक बार में लगभग 2 ग्राम पेस्ट इस्तेमाल कर लेता है। इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 60 सालों तक लगातार टूथपेस्ट करता रहे तो वो सिर्फ थूकने वाली चीज पर लगभग लाखों का फालतू खर्चा कर देता है। लेकिन यहां मेरा उद्देश्य ये कहना नहीं है कि हर टूथपेस्ट खराब है, बल्कि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्वस्थ दांतों के लिए किसी विशेष पेस्ट की आवश्यकता है। उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है सही दिनचर्या, उचित दंत धावन, दातुन, गंडूश और मुख की नियमित शुद्धि को। अर्थात आयुर्वेद के अनुसार दांतों का स्वास्थ्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस विधि से साफ करती हैं और अपनी दिनचर्या का पालन कैसे करती हैं। यही कारण है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल टूथपेस्ट बदलने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि आचार्य वाग्भट द्वारा बताए गए वे आयुर्वेदिक नियम बताऊंगा जो सदियों से दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाए जाते रहे हैं, जो आपके मुंह की 95% प्रॉब्लम्स को न सिर्फ जड़ से खत्म कर देंगे बल्कि उन्हें दोबारा होने भी नहीं देंगे। हाँ बहनों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वजों के दांत बिना किसी पेस्ट के भी 80-90 साल की उम्र तक इतने मजबूत कैसे रहते थे? क्योंकि आयुर्वेद के नियम बहुत अलग और गहरे विज्ञान पर आधारित हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह में पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारी जो लार होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन सुबह के समय मुंह का वातावरण अत्यधिक अम्लीय और पित्त के प्रभाव में रहता है। अब जरा इसलिए ध्यान से समझो, जितने भी आधुनिक टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। उनमें सैकरिन या अन्य आर्टिफिशियल शुगर मिलाई जाती है, जबकि आयुर्वेद का नियम कहता है कि सुबह के समय पित्त और मीठे का संयोजन बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, यानी दोनों में भयंकर दुश्मनी है।
बहनों, जब आप सुबह सुबह उठते ही अपने मुंह में मीठा पेस्ट डालती हैं, तो वो आपके मुंह के प्राकृतिक वातावरण को पूरी तरह तबाह कर देता है। नतीजा क्या होता है? आपके दांतों की सुरक्षा परत यानी इनेमल कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि जो लोग दिन में 2-2 बार सबसे महंगी टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, उन्हीं के दांतों में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं, पायरिया होता है और दांत जल्दी हिलने लगते हैं। इसके विपरीत गांवों में जो लोग आज भी पारंपरिक कड़वे और कषाय तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत लोहे जैसे मजबूत होते हैं। तो बहनों, अब तक हमने ये समझा कि दांतों और मसूड़ों की समस्याएं आखिर जन्म कैसे लेती हैं। लेकिन आयुर्वेद केवल रोग का कारण बताकर नहीं रुकता, बल्कि वो उसी क्षण से उसके निवारण यानी उपचार और रोकथाम का मार्ग भी दिखाता है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 2 दिनचर्या में सबसे पहले मुख की शुद्धि और दंत रक्षा को दैनिक जीवन का अनिवार्य नियम बताया है। वो कहते थे, दंत धावनम मुख शुद्धिश्च नित्यम कुर्यात प्रयत्नतः, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दांतों और मुख की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मुख ही स्वस्थ शरीर का प्रवेश द्वार है। इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या नुस्खे से पहले हमें बात करनी होगी पॉइंट 0 अर्थात प्रथम सूत्र की, जो कोई दवा नहीं है, बल्कि वो पहला नियम है जो दांतों को बीमार होने से बचाता है। और वो है हर बार भोजन करने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना। मैं जानता हूं बहनों, सुनने में ये नियम बहुत साधारण लगता है, लेकिन जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आप हर बार भोजन के बाद ठीक से कुल्ला करती हैं? अगर नहीं, तो यहीं से अधिकांश दांतों और मसूड़ों की समस्याओं की शुरुआत होती है। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो भोजन के बहुत छोटे-छोटे कण दांतों के बीच, मसूड़ों के किनारों और मुख के कोनों में फंस जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी बहनें कहती हैं, मेरे दांत में कीड़ा लग गया है, लेकिन वास्तव में दांतों में कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता। असल समस्या उन फंसे हुए भोजन के कणों की होती है, जिन पर धीरे धीरे हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। यही बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं, जो समय के साथ दांतों की प्राकृतिक सुरक्षा परत एनेमल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबू और रक्तस्राव जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भोजन करने के तुरंत बाद ब्रश करने लगें, क्योंकि बहनों, भोजन के बाद मुख का वातावरण स्वाभाविक रूप से अधिक अम्लीय होता है, जिससे दांतों का एनेमल तथा मसूड़े कुछ समय के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यदि उसी समय जोर से ब्रश किया जाए, तो एनेमल और मसूड़ों दोनों को अनावश्यक क्षति पहुंच सकती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद केवल अच्छी तरह कुल्ला करना ही सबसे उचित माना जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, आयुर्वेद के अनुसार कुल्ला करने का सही तरीका क्या है? तो आइए बहनों, अब मैं आपको 3 ऐसे श्रेष्ठ आयुर्वेदिक कुल्ला विधि बताता हूं, जो मुख की शुद्धि बनाए रखने, भोजन के कणों को हटाने और दांतों तथा मसूड़ों की रक्षा करने में अत्यंत उपयोगी मानी गई हैं। पहला, सादा पानी से कुल्ला। बहनों, कुछ भी खाने के तुरंत बाद सबसे पहले सादे पानी से अच्छी तरह कुल्ला कीजिए। कम से कम 4 से 5 बार मुंह में पानी भरकर उसे चारों ओर अच्छी तरह घुमाइए, ताकि दांतों के बीच और मसूड़ों के किनारों में फंसे भोजन के कण बाहर निकल जाएं। याद रखिए बहनों, कई बार यही छोटी सी आदत दांतों की बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाव का पहला कदम बन जाती है। दूसरा, सेंधा नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला। बहनों, अगर आपके मसूड़ों में हल्की सूजन रहती है या दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या रहती है, तो आप हल्के गुनगुने पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला कर सकती हैं। आयुर्वेद में सेंधा नमक को मुख की स्वच्छता बनाए रखने में बहुत सहायक माना गया है। इसके नियमित और सही तरीके से प्रयोग करने पर मसूड़ों को आराम मिलता है और मुख की सफाई बनाए रखने में सहायता मिलती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, नमक के पानी से कुल्ला करने के बाद एक बार सादे पानी से भी अवश्य कुल्ला करें। तीसरा, त्रिफला के पानी से कुल्ला। बहनों, अगर आप पूरी तरह प्राकृतिक विकल्प चाहती हैं, तो त्रिफला के पानी से भी कुल्ला कर सकती हैं। आयुर्वेद में त्रिफला को मुख स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। रात भर भिगोए हुए या हल्का उबाले गए त्रिफला के पानी से कुल्ला करने पर मुख की स्वच्छता बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है।
सांसों में ताजगी बनी रहती है। यही नहीं, ये बिना किसी कृत्रिम केमिकल के एक प्राकृतिक माउथ वॉश की तरह काम करता है। तो बहनों, अब तक आपने मुख की शुद्धि का पहला सूत्र समझा। अब आइए उन आयुर्वेदिक उपायों की ओर बढ़ते हैं जिनका वर्णन हमारे आचार्यों ने मुख और दांतों की रक्षा के लिए किया है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय दिनचर्या में मुख की नियमित शुद्धि और दंत रक्षा को स्वस्थ जीवन का आवश्यक अंग बताया है। इसी क्रम में हमारा दूसरा सूत्र है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। लौंग कोई साधारण मसाला नहीं है। ये भारतीय रसोई का ऐसा अमूल्य घटक है जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से किया जाता रहा है। और बहनों, जब इसी लौंग से उसका सघन तेल प्राप्त किया जाता है तो ये मुख और दांतों की देखभाल के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। मैं जानता हूं अब में से कुछ बहनें सोच रही होंगी, क्या इसके लिए हमें घर पर ही लौंग का तेल निकालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको घर पर मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला लौंग का तेल आजकल अधिकांश आयुर्वेदिक स्टोर, पंसारी या मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब जरा इस तेल पीछे का विज्ञान भी समझिए। बहनों, लौंग के तेल में स्वाभाविक रूप से यूजिनॉल नामक एक प्रमुख सक्रिय तत्व पाया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में यूजिनॉल के जीवाणुरोधी, सूजन कम करने वाले और हल्के दर्द निवारक गुणों का अध्ययन किया गया है। इसी कारण से दंत चिकित्सा में भी यूजिनॉल का उपयोग कई प्रक्रियाओं में किया जाता है। एक मेडिकल स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने लगातार 21 दिनों तक लौंग के तेल से बने नेचुरल माउथ वॉश का इस्तेमाल किया, उनके मुंह के अंदर के सारे हानिकारक बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो गए। दांतों पर जमा जिद्दी पीला टाटर साफ हो गया और मसूड़े पहले से कहीं ज्यादा टाइट और मजबूत हो गए। इसीलिए यदि इसका सही मात्रा और सही विधि से उपयोग किया जाए तो ये मुख की स्वच्छता बनाए रखने, मसूड़ों की देखभाल करने और दांतों से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याओं में सहायक हो सकता है। तो अगली बार जब आपको मुंह में फ्रेशनेस चाहिए हो तो टीवी विज्ञापन देखकर वो रंग बिरंगे अल्कोहल वाले केमिकल माउथ वॉश मत खरीदिए, क्योंकि आज की मॉडर्न रिसर्च भी साफ साफ यही बताती है कि इन कमर्शियल माउथ वॉश में जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं वे आपके मुंह को पूरी तरह सुखा देते हैं, जिससे लार बनना कम हो जाती है, जिससे दांतों में सड़न, कैविटी और भयंकर बदबू पैदा होती है। ऊपर से ये केमिकल्स आपके मुंह के अच्छे यानी गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसीलिए आज से ही केमिकल वाले माउथ वॉश की जगह ये प्राकृतिक लौंग के तेल का माउथ वॉश उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखिए, लौंग का तेल अत्यधिक सघन यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसे कभी भी सीधे अधिक मात्रा में मसूड़ों या दांतों पर नहीं लगाना चाहिए। अब सुनो बहनों, इसे लगाने की सही आयुर्वेदिक विधि। सबसे पहले एक 250 मिलीलीटर की साफ कांच की बोतल लीजिए, उसमें स्वच्छ पानी भरिए और उसके बाद उसमें लौंग के तेल की 8-10 बूंदें मिला दीजिए। बस आपका 100% नेचुरल केमिकल फ्री माउथ वॉश तैयार है। अब जब भी आपको कुल्ला करना हो तो हर बार उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाइए। फिर इस मिश्रण से लगभग 20 से 30 सेकंड तक कुल्ला कीजिए और बाहर थूक दीजिए। ये प्राकृतिक कुल्ला मुख की स्वच्छता बनाए रखने और सांसों को ताजगी देने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा अगर कभी किसी दांत में कभी अचानक तेज दर्द उठे तो पेन किलर खाने के बजाय एक साफ रुई पर लौंग के तेल की केवल 1 बूंद लगाकर उसे प्रभावित दर्द वाले दांत के नीचे कुछ समय के लिए रख लें, क्योंकि आधुनिक शोधों में भी यही माना गया है कि लौंग के तेल में पाए जाने वाले यूजिनॉल एक नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक यानी सुन्न करने वाली दवा की तरह काम करते हैं, जो दर्द को मिनटों में सोख लेता है। बहनों, अब हम आते हैं हमारे तीसरे आयुर्वेदिक सूत्र पर, जो है अमरूद के कोमल पत्ते। मैं जानता हूं आप में से अधिकांश बहनें अमरूद का फल तो बड़े स्वाद से खाती होंगी, लेकिन उसके पत्तों में छिपे औषधीय गुणों के बारे में उनको शायद पता नहीं होगा। आयुर्वेद के भाव प्रकाश निघंटु में अमरूद अर्थात पेरुक, जिसे आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा जाता है, इसके गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कषायो मधुरः शीतः ग्राही रुचिकरः स्मृतः दोष त्रय प्रशमनः व्रण रोपणोचिते। अर्थात अमरूद के पत्तों और उसके विभिन्न भागों में कषाय अस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, जो मुख की स्वच्छता बनाए रखने, ऊतकों को संकुचित करने तथा सामान्य घावों और मुख की देखभाल में सहायक माने गए हैं।
इसीलिए बहनों, अगर आपको बार बार मुख में छाले हो जाते हैं, मसूड़ों में हल्की सूजन रहती है या सांसों की दुर्गंध बार बार लौट आती है, तो अमरूद के कोमल पत्ते एक सरल और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों को मुख रोग की सबसे बड़ी औषधि माना गया है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की खोज भी सुन लीजिए। बहनों, अमरूद के पत्तों पर हुए कई वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इनमें जीवाणुरोधी, सूजन कम करने वाले और कषाय गुण पाए गए हैं। इस शोध पर एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक स्टडी की गई थी, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि अमरूद के पत्तों का अर्क मुख के छालों के दर्द को कम करने और उनके साइज को सिकोड़ने में बाजार की महंगी से महंगी एंटी अल्सर क्रीम से भी तेज काम करता है। इसी कारण मुख की स्वच्छता बनाए रखने, मसूड़ों की देखभाल करने और सामान्य मुख के छालों में सहायक उपाय के रूप में इन पर लगातार शोध किए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न है, इनका सही उपयोग कैसे किया जाए? तो आइए बहनों, अब मैं आपको इसकी बहुत ही सरल आयुर्वेदिक विधि बताता हूं। सबसे पहले सुबह के समय अमरूद के 2 से 3 कोमल और ताजे पत्ते तोड़ लीजिए और उन्हें स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। अब इन पत्तों को धीरे धीरे चबाना शुरू कीजिए। ध्यान रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको जल्दी जल्दी इन पत्तों को निगलना नहीं है, बल्कि आराम से लगभग 2 से 3 मिनट तक इन्हें चबाना है, ताकि इनका रस पूरे मुख में अच्छी तरह फैल सके। बहनों, आयुर्वेद में किसी भी औषधि का रस तभी अधिक लाभकारी माना जाता है जब वो कुछ समय तक प्रभावित स्थान के संपर्क में रहे। इसलिए जो रस मुंह में बने उसे कुछ क्षण पूरे मुंह में, विशेषकर जहां छाले, मसूड़ों की तकलीफ या दुर्गंध की समस्या हो, वहां धीरे धीरे इसे घुमाइए। इसके बाद यदि आपको स्वाद या पाचन से कोई असुविधा ना हो तो आप इस रस को निगल सकती हैं और बचा हुआ रेशेदार भाग बाहर थूक दीजिए। बहनों, इसे चबाते ही पहले 2 मिनट के अंदर आपको दांत के दर्द से तुरंत राहत महसूस होगी और सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर छाले गायब हो जाएंगे। साथ ही ये आपकी सांसों की बदबू को जड़ से खत्म करके एक नेचुरल खुशबू छोड़ जाता है। अब सुनो बहनों, अगला चौथा सूत्र। ये सूत्र कोई आयुर्वेदिक औषधि नहीं है, लेकिन आधुनिक दंत स्वास्थ्य में लंबे समय से एक सहायक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। बहनों, अगर समय के साथ दांतों पर हल्का पीलापन दिखाई देने लगे या चाय, कॉफी और अन्य खाद्य पदार्थों के कारण सतही दाग, सरफेस स्टेन्स जमा होने लगे, तो बेकिंग सोडा का सीमित और सावधानीपूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अब सुनो इसे उपयोग करने का सही तरीका। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए। इसके बाद उसमें कुछ बूंदे पानी मिलाकर हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और अब इस पेस्ट को ब्रश या अपनी साफ उंगली की सहायता से दांतों की सतह पर बहुत हल्के हाथों से लगभग 30 से 60 सेकंड तक लगाइए। इसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लीजिए। बहनों, हफ्ते में सिर्फ एक बार ऐसा करने से आपके दांतों पर जमा हुआ प्लाक साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती हैं और मुंह के छालों से भी राहत देती हैं। इसका रिजल्ट आपको पहली बार के इस्तेमाल से ही दिखने लगेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए। बेकिंग सोडा का प्रयोग रोज नहीं करना है। इसे सप्ताह में अधिकतम एक बार ही करें, क्योंकि इसका अत्यधिक या जोर से उपयोग समय के साथ दांतों की बाहरी सुरक्षा परत, एनामिल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही आधुनिक अध्ययनों में पाया गया है कि बेकिंग सोडा दांतों की सतह पर बने कुछ बाहरी दागों, सरफेस स्टेन्स को कम करने और मुख की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक हो सकता है। लेकिन यदि दांतों का पीलापन अंदरूनी कारणों, पुरानी कैविटी या मसूड़ों की बीमारी के कारण है, तो केवल बेकिंग सोडा से समस्या पूरी तरह दूर नहीं होती। ऐसी स्थिति में दंत चिकित्सक से जांच कराना सबसे उचित रहता है। बहनों, अब तक हमने मुख की सफाई, दुर्गंध, छालों और दांतों की बाहरी देखभाल के उपाय समझे। लेकिन अगर मसूड़ों से खून आता हो, सूजन रहती हो या पायरिया की समस्या शुरू हो चुकी हो, तो अब आइए उस पारंपरिक 5वें दिव्य सूत्र की ओर चलते हैं, जिसका उपयोग आयुर्वेद में वर्षों से किया जाता रहा है। फिटकरी अर्थात स्फटिक। आयुर्वेद में स्फटिक को कषाय, एस्ट्रिंजेंट और स्तंभक गुणों वाला माना गया है। इसी कारण मुख की स्वच्छता और मसूड़ों की देखभाल के लिए
इसका उपयोग वर्षों से किया जाता रहा है। अब सबसे पहले जानते हैं इसका सही प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना या सामान्य पानी लीजिए, उसमें फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर कुछ मिनट तक उसे यूं ही रहने दीजिए या चम्मच से अच्छी तरह घुमा लीजिए ताकि उसके कुछ गुण पानी में मिल जाएं। अब इस पानी से ब्रश या दंत मंजन करने के बाद लगभग 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह कुल्ला कीजिए और फिर उसे बाहर थूक दीजिए। अगर आपके पास ढेले वाली फिटकरी उपलब्ध ना हो तो आयुर्वेदिक स्टोर पर मिलने वाला स्फटिक चूर्ण या स्फटिक भस्म भी उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल एक छोटी चुटकी स्फटिक चूर्ण 1 गिलास पानी में मिलाकर उससे कुल्ला किया जा सकता है। बहनों, आयुर्वेद में स्फटिक के कषाय गुणों के कारण ये मसूड़ों को संकुचित यानी टाइटन रखने और मुख की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक माना गया है। आधुनिक अध्ययनों में भी फिटकरी के संकोचक यानी एस्ट्रिंजेंट और कुछ जीवाणुरोधी गुणों का उल्लेख मिलता है। इसी कारण कई लोग इसे मुख की सामान्य देखभाल के लिए अपनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, फिटकरी का पानी निगलना नहीं है, केवल कुल्ला करके बाहर थोकना है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से खून आता है यानी पायरिया की शिकायत है या मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो फिटकरी के पहले ही इस्तेमाल से बदबू और खून आना गायब हो जाएगा। अगर दांत में तेज दर्द है तो इसके पानी से कुल्ला करने पर दर्द 80% तक तुरंत कम हो जाता है। हाँ, अगर दर्द बहुत ज्यादा गहरा है और नसों तक कैविटी पहुंच गई है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय किसी योग्य दंत चिकित्सक से जांच अवश्य कराएं। लेकिन रेगुलर हाइजीन और प्रिवेंशन के लिए फिटकरी से शक्तिशाली कुछ नहीं है। बहनों, अब हम पहुंच चुके हैं अष्टांग हृदयम में वर्णित छठे नियम सूत्र पर, जो एक ऐसे दैनिक नियम है जिसे आचार्य वाग्भट ने मुख और दंत स्वास्थ्य की दिनचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बताया है। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान 2 अध्याय दिनचर्या में कवल और गंडूश का वर्णन मिलता है। आचार्य वाग्भट कहते हैं, कवल गंडूश गाराभ्यासो मुख शोषा आस्य वैरसान जिह्वा ओष्ठदंत मांसानाम बलम कुर्यात प्रसादनम। अर्थात नियमित रूप से कवल और गंडूश करने से मुख का सूखापन कम होता है, मुख की ताजगी बनी रहती है और जीभ, होंठ, दांत तथा मसूड़ों को बल और पोषण प्राप्त होता है। बहनों, आज की आधुनिक दुनिया इसी प्राचीन आयुर्वेदिक विधि को ऑयल पुलिंग के नाम से जानती है और पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर कई वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें तिल के तेल या नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग को मुख की स्वच्छता बनाए रखने, दुर्गंध कम करने और कुछ प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा घटाने में सहायक पाया गया है। यही कारण है कि आज ये प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा दुनिया के अनेक देशों में भी धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। अब प्रश्न उठता है, आखिर कवल और गंडूश में अंतर क्या है और इसे सही विधि से कैसे किया जाए? आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। आचार्य वाग्भट ने इन दोनों को अलग अलग क्रियाएं बताया है। कवल क्रिया में मुख में थोड़ी मात्रा में तेल या औषधीय द्रव्य लिया जाता है, जिसे आराम से पूरे मुंह में इधर उधर घुमाया जाता है और कुछ समय बाद बाहर थूक दिया जाता है। वहीं गंडूश में मुख को तेल से इतना भर दिया जाता है कि द्रव्य को घुमाया नहीं जा सके। उसे कुछ समय तक मुंह में स्थिर रखा जाता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। आजकल जिसे अधिकांश लोग ऑयल पुलिंग कहते हैं, वो वास्तव में कवल के अधिक निकट माना जाता है। अब प्रश्न है, आखिर ये काम कैसे करता है? बहनों, हमारे मुंह में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इनमें कुछ हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारक। जब आप लगभग 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल लेकर उसे 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे पूरे मुंह में घुमाती हैं, तो तेल दांतों, मसूड़ों और मुख की सतहों के संपर्क में आता है। इस प्रक्रिया के दौरान मुख में जमी गंदगी, कुछ जीवाणु और भोजन के सूक्ष्म कण तेल के साथ मिश्रित होने लगते हैं। इसी कारण अंत में जब आप उस तेल को बाहर थूकती हैं तो उसके साथ मुख की कुछ अशुद्धियां भी बाहर निकल जाती हैं। आधुनिक शोधों में भी ये पाया गया है कि नियमित ऑयल पुलिंग मुख की स्वच्छता बनाए रखने, सांसों की दुर्गंध कम करने और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या घटाने में सहायक हो सकती है। हालांकि ये ब्रश, फ्लॉस या दंत चिकित्सक की नियमित जांच का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक आयुर्वेदिक दिनचर्या है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर कवल यानी ऑयल पुलिंग के लिए कौन सा तेल सबसे उपयुक्त माना गया है और इसे सही विधि से कैसे करना चाहिए? आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्रस्थान अध्याय 2 दिनचर्या में स्नेह गंडूश का वर्णन किया है।
जिसके अनुसार इस क्रिया के लिए तिल का तेल विशेष रूप से अत्यंत हितकारी माना गया है। आज के समय में कई लोग शुद्ध कोल्ड प्रेस नारियल तेल का भी उपयोग करते हैं। कुछ स्थानों पर सरसों के तेल का भी पारंपरिक रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आयुर्वेदिक ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए तो तिल का तेल सबसे अधिक उल्लेखित और प्रचलित माना जाता है। अब इसकी सही विधि समझिए। सुबह उठने के बाद खाली पेट कुछ भी खाने पीने से पहले और ब्रश करने से पहले लगभग 1 बड़ा चम्मच यानी 10-15 मिलीलीटर तेल अपने मुख में लीजिए। अब मुंह बंद रखकर तेल को धीरे धीरे दांतों के बीच, मसूड़ों के चारों ओर और पूरे मुख में आराम से घुमाइए। ध्यान रखिए, इसके जोर जोर से गरारे नहीं करने हैं और ना ही इसे निगलना है। बस आराम से 5 से 10 मिनट तक या अपनी सुविधा अनुसार इसे पूरे मुख में घुमाते रहिए। जब तेल पतला, झागदार और हल्का दूधिया सा दिखाई देने लगे तो उसे सिंक में नहीं बल्कि किसी टिश्यू या कूड़ेदान में थूक दीजिए। फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करके अपनी सामान्य दंत स्वच्छता पूरी कर लीजिए। शुरुआत में आप इसे 5 मिनट से शुरू कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी आप इसे 12 से 15 मिनट तक ले जा सकती हैं। मैं जानता हूं, अब आप सोच रही होंगी, सुबह सुबह 15 मिनट तक मुंह में तेल भरकर कौन बैठा रहेगा, बोर हो जाएंगे। बहनों, आपको सिर्फ मुंह में तेल रखना है, बैठना जरूरी नहीं है। जब आप ऑयल पुलिंग कर रही हों तब आप अपने घर के दूसरे काम निपटा सकती हैं, जैसे कपड़े तय करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बिस्तर ठीक करना या सुबह की वॉक करना। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तेल को भूलकर भी अंदर निगलना नहीं है, क्योंकि इसमें आपके मुंह के सारे जहरीले बैक्टीरिया और टॉक्सिन समा चुके हैं। जब आप इसे थूकेंगी तो वो तेल गाढ़ा और बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होगा और कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगी कि आपके दांतों की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, मसूड़े मजबूत हो गए हैं और यहां तक कि आपका डाइजेशन भी सुधर गया है, क्योंकि मुंह साफ तो पेट साफ। यही असली आयुर्वेद का सिद्धांत है। बहनों, अब बात करते हैं उस 7वें अमृत सूत्र की जो हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी ताकत थी, दातुन, विशेषकर नीम या बबूल की दातुन। आपने देखा होगा कि हमारे दादा परदादा 80-80 साल की उम्र में भी गन्ने को दांतों से छील कर खा जाते थे, अखरोट तोड़ देते थे। लेकिन आज हमारी जनरेशन में तो 30-35 साल की उम्र में ही दांत हिलने लगते हैं, रूट कैनाल कराना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानती हैं? क्योंकि बहनों, कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों ने आकर हमसे कहा कि तुम भारतीय तो असभ्य हो, लकड़ी से दांत साफ करते हो, कोयला नमक रगड़ते हो, और उन्होंने हमें थमा दिया फ्लोराइड और केमिकल से भरा टूथपेस्ट। और मजे की बात देखिए, आज वही कंपनियां हमसे पूछती हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आप चारकोल वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम फिर से अपनी उन प्राचीन जड़ों की ओर लौटें जिन्हें आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम लगभग भूल चुके हैं, क्योंकि इन्हीं अमूल्य परंपराओं में छिपा है आयुर्वेद का एक दिव्य दंत स्वास्थ्य सूत्र, दातुन। ये केवल पेड़ की एक टहनी नहीं, बल्कि सदियों से स्वस्थ, मजबूत और मोतियों जैसे चमकदार दांतों का प्राकृतिक रहस्य रही है, जिसे आयुर्वेद दंत धावन और हम सभी दातुन के नाम से जानते हैं। हाँ बहनों, नीम की दातुन में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मुंह के वातावरण को अल्कलाइन बनाती है, जिससे कैविटी लग ही नहीं सकती। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स तो यहां तक कहते हैं कि नीम को वंडर ट्री फॉर मॉडर्न मेडिसिन कहा जाना चाहिए, क्योंकि रोजाना नीम की दातुन करने से ओरल कैंसर होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। जब आप नीम के दातुन के आगे के हिस्से को अपने दांतों से चबाकर कूची बनाती हैं, तो आपके दांतों और मसूड़ों की एक जबरदस्त कसरत होती है। ये बिल्कुल आपके दांतों के लिए पुशअप्स करने जैसा है, क्योंकि इसको चबाते समय जो कड़वा रस निकलता है वो लार ग्रंथियों को एक्टिव करता है और दिमागी नसों को भी दुरुस्त करता है। महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम में दांतों को साफ करने और मसूड़ों को वज्र जैसा मजबूत बनाने के लिए 6 विशेष वृक्षों की दातुन करने की सलाह दी है। उन्होंने ऋतुओं के हिसाब से दातुन बदलने का बेहद वैज्ञानिक नियम बताया है। 1. नीम की दातुन ग्रीष्म ऋतु में विशेष उपयोगी। बहनों, अष्टांग हृदयम में आचार्य वाग्भट ने दंत धावन के लिए तिक्त यानी कड़वे और कषाय रस वाले वृक्षों को विशेष महत्व दिया है। इन्हीं में नीम सर्वोत्तम माना जाता है,
गर्मियों के दिनों में शरीर में पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। ऐसे समय में नीम का तिक्त और कषाय रस मुख की शुद्धि करने, दुर्गंध कम करने तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। आयुर्वेद में चैत्र मास में यानी मकर संक्रांति से लेकर अप्रैल मई की गर्मियों के मौसम में नीम के सेवन और उपयोग का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा चैत्र के महीने में नीम का उपयोग करने से साल भर बीमारियां दूर रहती हैं। बबूल की दातून मसूड़ों के लिए श्रेष्ठ। बहनों, गर्मियों और सामान्य दिनों के लिए बबूल भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले पड़ने लगे हैं तो बबूल की दातून एक उत्कृष्ट विकल्प मानी गई है। बबूल का कषाय रस मसूड़ों को संकुचित यानी टाइटन करने में सहायक माना जाता है। इसके नियमित उपयोग से मसूड़ों की पकड़ मजबूत रखने और मुख की स्वच्छता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। मदार यानी आग की दातून। बहनों, आयुर्वेद में आग का भी उल्लेख मिलता है। इसका रस अत्यंत तीक्ष्ण और कषाय गुण वाला माना गया है। इसी कारण पारंपरिक रूप से इसका उपयोग दांतों पर जमे मल तथा मुख में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को कम करने के उद्देश्य से किया जाता था। लेकिन यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। मदार एक तीक्ष्ण गुणों वाला पौधा है, इसलिए इसका उपयोग केवल अनुभवी आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अमरूद की दातून। बहनों, सर्दियों में दांतों के लिए सबसे अच्छी दातून अमरूद के पेड़ की टहनी की होती है, क्योंकि ये ठंड में होने वाली दांतों की सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट को दूर करती है। अमरूद की कोमल टहनी भी दंत धावन के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प मानी जाती है। इसमें प्राकृतिक कषाय गुण पाए जाते हैं जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने तथा मुख की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। बहुत सी महिलाओं को सर्दियों में दांतों में झंझनाहट महसूस होती है। ऐसे समय में अमरूद की कोमल दातून कई लोगों के लिए आरामदायक अनुभव देती है। जामुन की दातून। बहनों, अमरूद के साथ साथ सर्दियों में जामुन की दातून का भी विशेष महत्व है। जामुन की टहनी भी आयुर्वेद में दंत धावन के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। इसका कषाय रस मसूड़ों को मजबूत रखने तथा मुख की दुर्गंध कम करने में सहायक माना जाता है। विशेषकर जिन लोगों के मसूड़े बार बार फूल जाते हैं, उनके लिए पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है। 6. आम और अर्जुन की दातुन। बहनों, बरसात के दिनों में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण मुख में बैक्टीरिया की वृद्धि भी अपेक्षाकृत बढ़ सकती है। ऐसे समय में आम और अर्जुन की कोमल टहनियां दंत धावन के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। विशेषकर अर्जुन अपनी कषाय प्रकृति के कारण मसूड़ों की देखभाल और मुख की स्वच्छता बनाए रखने में आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दातुन करने के साथ साथ एक जरूरी नियम अवश्य ध्यान रखें। अगर आप लगातार नीम की दातुन कर रही हैं तो 3 महीने लगातार करने के बाद कुछ दिनों के लिए इसे ब्रेक दें, फिर दोबारा शुरू करें। इस बीच में जब आप दातुन छोड़ें तो उन दिनों में आप घरेलू दंतमंजन का उपयोग कर सकती हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, यही ना कि आज के समय में तत्काल टिकट बुक करना आसान है, लेकिन शहर में नीम या बबूल का दातुन ढूंढना नामुमकिन है। यहां मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, इसलिए इसके 3 आसान विकल्प सुनिए। 1. ऑनलाइन। बहनों, आजकल नीम के ताजे दातुन ऑनलाइन वैक्यूम पैक में मिल जाते हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 रुपए दातुन होती है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं और हो सके तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन जैसे संडे को जरूर करें। 2. माली से बात करें। बहनों, आपके इलाके में जो भी पार्क या सोसाइटी का गार्डनर यानी माली है, उसे कहिए वो आपको आसानी से टहनी लाकर दे देगा। 3. सबसे आसान तरीका। बहनों, अगर दातुन नहीं मिल रहा तो अपने आसपास के नीम के पेड़ से 4-5 पत्ते तोड़िए और उन्हें अच्छे से चबाकर मुंह में ही पेस्ट बना लीजिए। उसे चारों तरफ घुमाइए और थूक दीजिए। ये भी आपको दातुन का 50% फायदा दे देगा। तो बहनों, ये था दातुन का वो संपूर्ण आयुर्वेदिक सूत्र जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। लेकिन दांतों की संपूर्ण सुरक्षा केवल दातुन तक ही सीमित नहीं है। इसलिए अब जानते हैं अगला 8वां दिव्य दंत स्वास्थ्य सूत्र, जो आपके दांतों और मसूड़ों को भीतर तक स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उल्लेख आयुर्वेदिक परंपरा में वर्षों से मिलता आया है। होम मेड टूथ पाउडर यानी घरेलू दंतमंजन। आयुर्वेद कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए ब्रश के प्लास्टिक ब्रिसल्स से ज्यादा बेहतर हमारी उंगलियां होती हैं।
जब आप अपनी तर्जनी उंगली पर थोड़ा सा मंजन लेकर मसूड़ों पर गोल गोल यानी सर्कुलर मोशन में मालिश करती हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन अचानक से बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है मसूड़ों के टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना, जिससे मसूड़े लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और दांतों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। लेकिन टूथपेस्ट से आप मसूड़ों की मालिश नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें झाग बनाने वाले केमिकल्स होते हैं जो मसूड़ों को छील सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा कौन सा घरेलू आयुर्वेदिक दंत मंजन है जिसे आप बहुत कम खर्च में घर पर ही तैयार कर सकती हैं? तो सुनो बहनों, अब जानते हैं महर्षि वाग्भट जी के सिद्धांतों के अनुसार घर पर मंजन बनाने की 4 सबसे आसान और असरदार तरीके। बहनों, आयुर्वेद में हरिद्रा यानी हल्दी को कृमिघ्न, शोथर और व्रणरोपण गुणों वाली औषधि माना गया है। इसी प्रकार तिल का तेल मुख की स्निग्धता बनाए रखने और सेंधा नमक मुख की स्वच्छता में सहायक माना गया है। इन्हीं गुणों के आधार पर वर्षों से एक सरल घरेलू दंतमंजन का उपयोग किया जाता रहा है, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटा चम्मच तिल का तेल लें। यदि तिल का तेल उपलब्ध न हो तो आप सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकती हैं। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर हल्का सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण को अपनी साफ उंगली की सहायता से दांतों और मसूड़ों पर बहुत हल्के हाथों से लगभग 1 से 2 मिनट तक गोलाकार गति में लगाइए। इस क्रिया को 2 से 3 मिनट करने के बाद इसे थूक दीजिए और फिर सादे गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लीजिए। बहनों, सरसों का तेल और हल्दी मसूड़ों के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं और नमक दांतों को चमकाता है। जब आप इस मंजन को करने के बाद कुल्ला करेंगी तो दांतों के कोने कोने से गंदगी बाहर आ जाएगी। हाँ बहनों, आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि ये मिश्रण मुख की स्वच्छता बनाए रखने, मसूड़ों की देखभाल करने और दंत धावन की प्रक्रिया में सहायक होता है। विधि 2, पारंपरिक आयुर्वेदिक दंतमंजन। बहनों, अगर आप बाजार के दंतमंजन की जगह एक सरल और पारंपरिक आयुर्वेदिक विकल्प अपनाना चाहती हैं तो ये घरेलू दंतमंजन तैयार कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसकी लागत भी काफी कम आती है। इसके लिए सबसे पहले आप एक साफ और सूखी कटोरी लीजिए और इसमें ये सामग्री इस अनुपात में मिलाइए। सेंधा नमक 25 ग्राम। आयुर्वेद में इसे मुख की स्वच्छता के लिए उपयोगी माना गया है। लौंग का चूर्ण 25 ग्राम। लौंग को आयुर्वेद में कृमिघ्न और वेदना स्थापक गुणों वाला माना गया है, इसलिए ये मुख की देखभाल में सहायक मानी जाती है। हल्दी 10 ग्राम। आयुर्वेद में हरिद्रा को शोथहर तथा व्रणरोपण गुणों वाली औषधि बताया गया है। काली मिर्च का चूर्ण 10 ग्राम। ये मुख में लार के स्राव को प्रोत्साहित करने तथा मुख को ताजगी देने में सहायक मानी जाती है। बेकिंग सोडा 10 ग्राम। ये दांतों की सतह पर जमे कुछ बाहरी दाग, सरफेस स्टेन्स हटाने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब इन सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर एक साफ कांच की बोतल में भरकर अपने वॉशरूम में रख लीजिए। अब सुनो इसे इस्तेमाल करने की सही विधि। सप्ताह में 2 से 3 बार ब्रश करने से पहले इस मंजन की एक छोटी चुटकी हथेली पर लें और उसमें 2-3 बूंद तिल का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। यदि तिल का तेल उपलब्ध न हो तो कुछ लोग सरसों के तेल का भी उपयोग करते हैं। अब इस मिश्रण को अपनी साफ उंगली से दांतों और मसूड़ों पर लगभग 1 से 2 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से गोलाकार गति में लगाइए। इसके बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके बाद अपने मुलायम ब्रश से सामान्य रूप से हल्का ब्रश भी कर सकती हैं। बहनों, नियमित मुख स्वच्छता, संतुलित आहार और सही दंत देखभाल के साथ ये पारंपरिक आयुर्वेदिक मंजन मुख की स्वच्छता बनाए रखने और मसूड़ों की देखभाल में सहायक माना जाता है। लेकिन यदि मसूड़ों से लगातार खून आता हो, दांत हिल रहे हों या तेज दर्द बना रहे तो इसे सामान्य समस्या समझकर टालिए मत, बल्कि योग्य दंत चिकित्सक से जांच अवश्य कराइए। विधि 3, त्रिफला दंत मंजन। बहनों, आयुर्वेद में त्रिफला को केवल पाचन के लिए ही नहीं बल्कि मुख और दंत स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में त्रिफला को रसायन गुणों से युक्त बताया है और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मुख शुद्धि, दंत रक्षा तथा मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए इसके उपयोग का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसे बनाने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले त्रिफला चूर्ण
यानी आंवला, हरड़ और बहेड़ा को कपड़े में छान करके बिल्कुल बारीक कर लीजिए। अब इसमें एक छोटी मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह मिश्रित कर लें। फिर इस मंजन की एक छोटी चुटकी लेकर अपनी साफ उंगली से दांतों और मसूड़ों पर लगभग 1 से 2 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से गोलाकार गति में मालिश करें। इसके बाद गुनगुनी पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें। बहनों, आयुर्वेद के अनुसार ये पारंपरिक दंत मंजन मुख की स्वच्छता बनाए रखने, मसूड़ों की देखभाल करने और दंत धावन की दैनिक प्रक्रिया में सहायक माना जाता है। इसलिए आप सप्ताह में 1 या 2 बार रासायनिक उत्पादों के स्थान पर ऐसे पारंपरिक आयुर्वेदिक दंत मंजन का प्रयोग कर सकती हैं। विधि 4, पंचद्रव्य आयुर्वेदिक दंत मंजन, अष्टांग दंत रक्षा सूत्र। बहनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा पंचद्रव्य आयुर्वेदिक दंत मंजन जो कई गुणकारी औषधियों से मिलकर तैयार होता है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान में बताया है कि कषाय यानी कसैले, तिक्त यानी कड़वे और कटु यानी तीखे गुणों वाले द्रव्य मुख शुद्धि, दंत स्वास्थ्य तथा मसूड़ों की रक्षा में अत्यंत हितकारी माने गए हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आप ये सरल आयुर्वेदिक मंजन घर पर तैयार कर सकती हैं। सबसे पहले एक साफ कांच की कटोरी लीजिए और उसमें 2 बड़े चम्मच नीम का पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 बड़ा चम्मच मुलेठी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लौंग का बारीक पाउडर और आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए। यदि आप चाहें तो इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है। अब इस तैयार मंजन को एक कांच की शीशी में भरकर रख दीजिए। फिर हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी हथेली पर थोड़ा सा मंजन निकालिए, उसमें 2-3 बूंद तिल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब अपनी तर्जनी उंगली से दांतों और मसूड़ों पर लगभग 2 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से गोलाकार गति में मालिश कीजिए। फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लीजिए। बहनों, नीम और लौंग मुख में रहने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नियंत्रित करने में सहायक माने जाते हैं। त्रिफला मसूड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करती है। मुलेठी मसूड़ों को शीतलता और आराम देने में सहायक मानी जाती है। दालचीनी मुख की दुर्गंध कम करने और ताजगी बनाए रखने में मदद करती है। और सेंधा नमक मुख की स्वच्छता बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही कारण है कि ये मंजन केवल दांतों की सफाई ही नहीं करता, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार दंत, मसूड़ों और संपूर्ण मुख स्वास्थ्य की देखभाल में भी उपयोगी माना जाता है। बहनों, अब हम पहुंचते हैं उस 9वें दिव्य सूत्र पर जो दिखने में सबसे छोटा है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और वो है जिह्वा निर्लेखन अर्थात जीभ की सफाई। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान 2 अध्याय में दिनचर्या में स्पष्ट निर्देश दिया है, ततः जिह्वा निर्लेखनम अर्थात दंत धावन के बाद जीभ की सफाई अवश्य करनी चाहिए। बहनों, रात भर हमारी जीभ की सतह पर मृत कोशिकाएं, लार के अवशेष और अनेक सूक्ष्म जीव जमा हो जाते हैं। यदि इन्हें प्रतिदिन साफ न किया जाए तो यही परत धीरे धीरे दुर्गंध, बैड ब्रेथ, स्वाद कम महसूस होना और मुख की स्वच्छता बिगड़ने का कारण बन सकती है। इसीलिए आयुर्वेद में केवल दांत साफ करने की ही नहीं, बल्कि जीभ की नियमित सफाई को भी दिनचर्या का अनिवार्य भाग बताया गया है। इसके लिए तांबे या स्टेनलेस स्टील का जिह्वा निर्लेखक सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह ब्रश करने के बाद जीभ के पिछले भाग से आगे की ओर 3 से 5 बार बहुत हल्के हाथों से अपनी जीभ की सफाई कीजिए। बहनों, सिर्फ 2 मिनट की ये छोटी सी आदत आपके मुख को अधिक स्वच्छ रखने, सांसों की दुर्गंध कम करने और स्वाद की अनुभूति को बेहतर बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग सिर्फ ब्रश करते हैं और जीभ साफ नहीं करते, उनकी जीभ पर बैक्टीरिया की एक इतनी मोटी अदृश्य परत जम जाती है जो बाद में धीरे धीरे दांतों पर ट्रांसफर होकर पायरिया और पीलेपन का कारण बनती है। लेकिन जब जीभ को सही तरीके से साफ किया जाता है तो लोगों की सांसों की बदबू तुरंत खत्म हो जाती है और उनके टेस्ट बड्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उन्हें खाने का स्वाद बेहतर आने लगता है। बहनों, तांबा एक ऐसा मेटल है जो नेचुरल रूप से एंटीबैक्टीरियल होता है। इसलिए जब आप तांबे की जीभी से केवल एक बार अपनी जीभ साफ करती हैं तो वो 80% से ज्यादा बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देता है।
ये बाजार या ऑनलाइन पर बहुत ही सस्ती मिल जाती है और सालों साल चलती है। अब सुनो बहनों, वीडियो के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आपको एक छोटा सा लेकिन अत्यंत मूल्यवान बोनस सूत्र बताना चाहता हूं। अब तक हमने दांतों की बाहरी स्वच्छता की बात की, लेकिन आयुर्वेद हमें सिखाता है कि केवल बाहर की सफाई ही पर्याप्त नहीं होती। शरीर को भीतर से उचित पोषण देना भी उतना ही आवश्यक है। आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदयम में बार बार बताते हैं कि जब शरीर का आहार, अग्नि और धातुओं का पोषण संतुलित रहता है, तभी शरीर के प्रत्येक अंग को उचित बल प्राप्त होता है। और दांत भी हमारे शरीर का एक जीवित अंग है। इन्हें भी उचित पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि दांतों और हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन K2 और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में शुद्ध देसी गाय के घृत को श्रेष्ठ रसायन और पोषक आहार माना गया है। हाँ बहनों, अगर आप रोज अपने खाने में 1 से 2 चम्मच असली A2 बिलोना घी का इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपकी दांतों की हड्डियों को अंदर से वो मजबूती देता है जो बुढ़ापे में भी आपके दांत को हिलने नहीं देगा। घी आपके शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और मसूड़ों को अंदर से पोषण देता है। इसलिए यदि आपकी प्रकृति और स्वास्थ्य के अनुसार ये उपयुक्त हो, तो संतुलित मात्रा में शुद्ध देसी गाय के घृत का सेवन संपूर्ण शरीर के पोषण में सहायक माना गया है। याद रखिए बहनों, केवल दांतों पर मंजन लगाने से ही काम पूरा नहीं होता। जब शरीर को भीतर से सही पोषण मिलता है, तभी उसकी चमक, मजबूती और स्वास्थ्य बाहर भी दिखाई देने लगता है। तो बहनों, आइए एक बार इन सभी आयुर्वेदिक दंत स्वास्थ्य सूत्रों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। दंत स्वास्थ्य सूत्र 1। हर भोजन के बाद सादे पानी, सेंधा नमक के गुनगुने पानी या त्रिफला जल से अच्छी तरह कुल्ला करना। दंत स्वास्थ्य सूत्र 2। लौंग से बना प्राकृतिक माउथ वॉश तथा आवश्यकता पड़ने पर लौंग के तेल का सावधानी पूर्वक उपयोग। दंत स्वास्थ्य सूत्र 3। अमरूद के कोमल पत्तों का पारंपरिक उपयोग। दंत स्वास्थ्य सूत्र 4। सप्ताह में केवल 1 बार सीमित मात्रा में बेकिंग सोडा का प्रयोग। दंत स्वास्थ्य सूत्र 5। फिटकरी के पानी से कुल्ला। दंत स्वास्थ्य सूत्र 6। अष्टांग हृदयम में वर्णित कवल या गंदूश परंपरा के अनुसार तिल अथवा नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग। दंत स्वास्थ्य सूत्र 7। ऋतु और उपलब्धता के अनुसार नीम, बबूल या अमरूद की दातून। दंत स्वास्थ्य सूत्र 8। घरेलू आयुर्वेदिक दंत मंजन से मसूड़ों की हल्की मालिश। दंत स्वास्थ्य सूत्र 9। प्रतिदिन तांबे या स्टेनलेस स्टील के जिह्वा निर्लेखक से जीभ की सफाई। बोनस सूत्र। संतुलित आहार के साथ अपनी प्रकृति के अनुसार शुद्ध देसी गाय के घृत का संयमित सेवन। बहनों, अगर आप इन छोटे छोटे आयुर्वेदिक सूत्रों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो केवल दांत ही नहीं, मसूड़ों की देखभाल, मुख की स्वच्छता और सांसों की ताजगी बनाए रखने में भी ये आदतें लंबे समय तक सहायक हो सकती हैं। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में दिनचर्या का जो महत्व बताया है, उसका मूल संदेश यही है कि रोग होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि ऐसी दिनचर्या अपनाइए जिससे रोगों को आने का अवसर ही न मिले। यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सूत्र है। बहनों, अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी, प्रामाणिक और वास्तव में आपके जीवन के लिए लाभदायक लगी हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपनी माँ, बहन, बेटी, सहेली और परिवार की उन सभी महिलाओं के साथ अवश्य साझा कीजिए जो दांतों, मसूड़ों या मुख की किसी भी समस्या से परेशान है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई ये एक वीडियो किसी बहन की वर्षों पुरानी परेशानी का कारण समझने में उसकी मदद कर दे। अगर आप आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथों पर आधारित ऐसी ही सरल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य जानकारी पाना चाहती हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। इसके साथ ही अगर आज की इस वीडियो ने आपकी किसी पुरानी शंका का समाधान किया हो या आपको कोई नई सीख मिली हो, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं आपके हर संदेश को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि आपके अनुभव और प्रश्न ही मुझे अगली वीडियो के विषय चुनने की प्रेरणा देते हैं।
हाँ, समय की व्यस्तता के कारण हर कमेंट का उत्तर तुरंत देना हमेशा संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही अवसर मिलता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। मेरे लिए ये चैनल केवल वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आयुर्वेद पर विश्वास रखने वाली लाखों बहनों का एक परिवार है, जहां हम सब मिलकर प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर करे आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहे, आपके दांत स्वस्थ रहें और आपका स्वास्थ्य जीवन भर आपका साथ निभाए। इसी शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे आयुर्वेद के किसी और प्रामाणिक, शास्त्र सम्मत और जीवन बदल देने वाले विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद।